चलें सर IFRS 5 लेक्चर नंबर 5 और आज की क्लास के इंशाल्लाह दो एजेंडा हैं। सबसे पहला एजेंडा हम जो करेंगे इंशाल्लाह वो है रिवर्सल अंडर रीवैल्यूएशन और प्लान टू सेल। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले जो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे बहुत ही अच्छे से इंशाल्लाह, फिर बढ़ेंगे आगे। सर रिवीजन क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे पता है आप सब जो हैं वो हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, है ना, परेशान हो जाते हैं, घूम जाते हैं। तो सर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता चल जाए पहले कि भैया जो काम करने वाले हो सही है सर। फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है सर हमने कहा कि सर स्कोप में सब पे अप्लाई होता है, मेजरमेंट चंज पे IS 12 हो गया, IFRS 9 हो गया, लीजेस हो गया, सही है, IS 19 हो गया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, इनके ऊपर इसकी मेजरमेंट अप्लाई नहीं होती। सर फिर और आगे बढ़ा और हमने पढ़ा कि सर इसके अंदर कौन से एसेट्स आते हैं, वो एसेट्स आते हैं जिनके बारे में मैनेजमेंट ने सोच लिया हो कि अब इनको बेच करके ही बेचना ही है। तो जो बेचने वाले उनके अंदर 5 बातें होती हैं। कितनी बातें होती हैं? पहली बात रेडी फॉर इमीडिएट सेल हो। दूसरी बात हमने कहा कि मैनेजमेंट कमिटेड टू सेल हो, सही है। तीसरी बात एक्टिव मार्केट हो। चौथी बात सेल हाईली आपकी जो है प्रोबेबल हो। प्राइस इज आपकी जो है वो रेलिवेंट होगी तब हमने कहा, और हमने कहा चांसेस ऑफ क्या हो, प्लान के चेंज कम हो। फिर और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था हमने कहा था इनिशियली तो मेजरमेंट जब आप IFRS 5 से पहले आ रही होती है तो रेलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हो, लेकिन IFRS 5 में आने के बाद लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। लेकिन सर जो लोअर ऑफ वाला जो रूल है ना, कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये चेंज हो जाता है जब एसेट के अंदर इंपेयरमेंट पहले से हुई हो या IFRS 5 के अंदर आके हुई हो। देखिए सर नॉर्मल रूल लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लेकिन अगर पहले से इंपेयरमेंट हुई हो या IFRS 5 में आके इंपेयरमेंट हो जाए एक दफा, तब हमने का रूल हो जाता है आपको इसको रखना है लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ऐसा ही है सर। तब ये रूल हमने इसके ऊपर पहले हमने रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट समझा था लेक्चर नंबर आई थिंक 2 में या 3 में, है ना सर, 3 में। फिर हमने लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा दोनों को मिलाया। आज की क्लास में एक सवाल देखेंगे इंशाल्लाह रिवर्सल अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल IS 16, और दूसरा सवाल देखेंगे कि सर जब आपकी नीयत ही क्या हो जाए, चेंज। क्योंकि अमाल का दारो मदार किस पर है? नीयतें तो चेंज होती रहती है, तो कोई मसले की बात नहीं है। आ जाए सर। तैयार हो? ऑनलाइन वाले बच्चों कहते हैं CC तो हम बढ़ जाएंगे आगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग रहें साथ साथ। क्योंकि देखें जब तक आप लोग हैं तब तक, वरना टीचर कहता है कि यार मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, समझ रहे? तो मैं चाहता हूं कि हमारी एनर्जी बरकरार हो आपसे, और आपसे देखो अभी तो फिर मौका है, अभी सब चले जाओगे स्टॉक काउंट पे, आउट स्टेशन, समझ रहे हो, फर्म के पैसों पे अयाशियां करने। तो उससे पहले तक है ना जो है, देखो इंशाल्लाह भी कह रहे सही, अच्छी बात है सर। नहीं देखें जाहिर सी बात है, देखो यही तो मतलब चस्के होते हैं, मतलब इस फील्ड की यही तो खासियत है। तुम लोग भी इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते आओगे ICAP को। अब जितनी तुम कैफ लेवल पे बुरा वाला कहते थे ना, अब तुम देखना आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी राय चेंज होने शुरू हो जाएगी। अब जो गालियाँ तुम ICAP को देते थे वो फर्म को दोगे, सही है, अब वो गालियाँ फर्म को दोगे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। क्या है इसका सर? कटावे। कौन सा वे? कटावे लिमिटेड ओन्स only one item of PPE being plant which it has always carried नहीं है ये, carried under revaluation model, details of which are as follows। कॉस्ट कितनी थी 1 जनवरी 2001 को? 5 लाख। फेयर वैल्यू 1 जनवरी 2002 को कितनी थी? 8 लाख। डेप्रीसिएशन कितनी थी? 20% पर एनम, सीधी लकीर बेसिस टू नील रेजिडुअल वैल्यू। कट अवे लिमिटेड यूजेस दी नेट रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है? FAR 1 में पढ़ा हुआ है, नहीं तो मैंने तुम्हें बताया भी था, जिसके अंदर तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उड़ा देते हो। एक मेथड रीवैल्यूएशन का वैसा भी होता है जिसके अंदर आप
कॉस्ट को हिला देते हो। लेकिन हमने कहा ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, नेट रिप्लेसमेंट ही। तो हम नेट रिप्लेसमेंट की 99.99% कंपनीज जो हैं वो नेट रिप्लेसमेंट पर जाती हैं। तो सर वो दूसरा मेथड है, मुझे तो वो भी पढ़ना है, बट वो FAR 1 में पढ़ना था। टेंशन ना लें, आगे कहीं ना कहीं हम उसको कवर कर देंगे। लेकिन असल जो हम मेथड करते हैं ना, जिसके अंदर एक एंट्री बनती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो मेथड होता है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू। आ जाए तो अकाउंट फॉर चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2003 कंपनी डिसाइडेड टू सेल द प्लांट ऑल द क्राइटेरिया नेसेसरी for reclassification as a non-current assets held for sale were met on this date. Following information was relevant on this date. Fair value कितनी थी, 6.5 cost to sell 50,000 as at 31 December 2003. The following information was relevant. क्या थी भैया relevant? Fair value less cost to sell 4,17,000, fair value less cost to sell 8. Shall necessary journal entries relevant to the above information disclose the effect on the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 31 दिसंबर 2003। अब सब बच्चों ने इसको सुनना है, समझना है, अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लें। कंपनी का बस मॉडल क्या है हमें पता है, कौन सा है, रीवैल्यूएशन मॉडल। तो सब बच्चों को मैं दे रहा हूँ 2 मिनट सिर्फ, जो हम नॉर्मल करते हैं वही नहीं, 2 मिनट दे रहा हूँ। सब बच्चे मुझे 1 अप्रैल 2003 तक की टोटल डेप्रिसिएशन वगैरह बता दें, रीवैल्यूएशन सरप्लस बता दें क्विकली। बिल्कुल करेंगे जी नौजवानों, सब बच्चे यहाँ तक उम्मीद करता हूँ पहुँचे। चलिए सर क्विकली समझ लेते हैं अब इस सवाल को। उम्मीद करता हूँ आप सबने यहाँ तक जो है सही किया होगा। अच्छा एंट्रीज मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैं आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह हम इसको बना भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, अभी देख भी लेते हैं। पहले मैं समझा दूँ, क्योंकि पेपर में एंट्रीज यूजुअली बनाने के लिए नहीं आती, तो शुरू के सवालों में मैंने बनाई ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हर चीज़ में अगर हमने एंट्रीज बनाने की आदत डाली, जहाँ ज़रूरत होगी कॉन्सेप्ट पर हम बनाएंगे, तो आप क्या होगा सर, आप थोड़ा सा उसकी आदत, तो आपको उसके बगैर कॉन्फिडेंस कम आएगा। कॉन्फिडेंस कम आएगा तो पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तो सर आ जाए, पीपी 1 जनवरी 2002 को देखें, सवाल में क्या लिखा हुआ था, कितने का था, 8 लाख का मानते हो, और टोटल उसने हमें बता दिया कि 5 साल उसकी लाइफ है। सर ये बात उसने हमें कैसे बताई, चिल्ला चिल्ला के? ये उसने हमें ऐसे बताई कि भैया उसने कहा 20% पर एनम हम उसकी क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। कितने फीसद, 20%। जब हम उसकी डेप्रिसिएशन 20% पर एनम चार्ज करते हैं तो 8 लाख, तो 5 साल लाइफ थी, 1 साल कॉस्ट जो है हमने कहा 1 साल गुजर गया था जब हमने इसको रिवैल्यू किया, तो 4 साल बची थी, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, 4 साल कितना हुआ, 2 लाख की डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ऐसा ही है सर 6 लाख। अब सुनिएगा, ये फिगर मैं साथ में निकाल रहा हूँ 4 लाख की, ये कैसे आई सर? देखें, एसेट जो है 8 लाख का रिवैल्यू होके हुआ था, इनिशियली 5 लाख का था जब तुमने इसको 2001 में लिया था। 1 साल डेप्रिशिएट होने के बाद 4 लाख का बचा होगा, मानते हो? तो हमने कहा 4 लाख, मान गए सर? फिर हमने कहा 4 लाख का था, ये 2 लाख की डेप्रिसिएशन आ गई, मानते हो? हमने कहा जब डेप्रिसिएशन आती है तो हमने कहा सर इसका एक इम्पैक्ट आता है, वो किसके ऊपर आता है, इंक्रीमेंटल का सरप्लस पे। अब देखो यहाँ तक ये वर्किंग्स अगर तुमने यहाँ तक सही कर ली है, वेल एंड गुड, तुम्हारा A16 के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। नहीं है तो मैं अब तुम्हें समझाने की खातिर ये वर्किंग को फिर से जो है एक दफ़ा एंट्रीज की मदद में जा रहा हूँ। वरना मैंने क्या कहा, एंट्रीज के बगैर अगर तुम कोई चीज़ देखो, एंट्रीज कॉन्सेप्ट के लिए करनी है, मैं एज अ टीचर अक्सर सवालों में करूँगा, लेकिन तुम्हें कोशिश करना है कहीं ना कहीं हमें क्लास में तैयारी करनी है पेपर की, बगैर एंट्रीज के तुम्हारा हाथ चले, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। सर हमने कहा पहली एंट्री कब बनाऊंगा, अगर शुरू से चले तो कॉस्ट कब खरीदा कब था, 2001, पीपी डेबिट बैंक कितने से, 5 लाख। फिर अब आगे बढ़े, हमने कहा सर 31 दिसंबर आया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 1 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो एसेट कितने का बचा था, 4। फिर हम आ गए 1 जनवरी 2002, रीवैल्यू करने लगे। हमने कहा कि हम क्या करेंगे सर,
हमने कहा हम एंट्री बनाएंगे सबसे पहले यही नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड की निशानी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट पीपी कितने से 1 लाख। मानते हो सर? हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। आ जाए सर, आगे बढ़े। और हमने कहा अगली चीज, सब बच्चे बोर्ड पे, हमने कहा रीवैल्यू कर लें। 4 लाख की चीज हो गई 8 लाख की, पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से 4 लाख। चले सर फिर और आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर को आ गए साल के एंड पे, है ना सर? 31 दिसंबर को क्या एंट्री बनाई हमने? 2002। क्या एंट्री बनेगी भैया? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से 2 लाख। 8 लाख का हो गया ये वाली एंट्री के बाद, और हमने कहा फिर 4 साल लाइफ बनी। ऐसा ही है। फिर अगली एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। चल 4 लाख का सरप्लस था, लाइफ भी 4 साल बची थी, कितने से? सही है सर। फिर आगे बढ़े। अब हमने कहा 1 अप्रैल 2003 को हम इसको क्या करने वाले हैं? ट्रांसफ़र। तो 1 अप्रैल 2003 तक की डेप्रीसिएशन हमने चार्ज की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट वो हमने निकाली हुई है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से? 50,000, है ना सर? जब हमने कहा सर 50,000 से है, तो ये जो हमने निकाली हुई है ना 6 लाख तो बचा था इंटू 3। दूसरा तरीका ये था कि हम सर सरप्लस को भी हम चाहते तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 कर देते इंटू 3/12 या 4 लाख डिवाइड। तो हम इसकी दूसरी एक और एंट्री क्या बना लेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से 25,000, है ना। यहां तक हम पहुंच गए। अब सब बच्चों ने देखना है, सुनना है। अब हम यहां तक पहुंच गए 2,75 और 5.5 मान गए। अब सबने देखना है। हमने कहा सर अब आते हैं 1 अप्रैल 2003 कंपनी डिसाइडेड टू सेल द प्लांट, ऑल द क्राइटेरिया नेसेसरी फॉर रीक्लासिफिकेशन एज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वर मेट ऑन दिस डेट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रेलेवेंट ऑन दिस डेट। फेयर वैल्यू कितनी थी? 6.5 लाख। कॉस्ट टू सेल कितनी थी? 50,000। तो हमने कहा मुझे बता आइए 16 में फेयर वैल्यू पे जाते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे जाते हैं, फेयर वैल्यू पे जाते हैं। फेयर ऑनलाइन वाले बच्चों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आइए 16 याद है कि नहीं याद है? फेयर वैल्यू याद रख लो, ये अकाउंटिंग में बहुत घूमते हैं हम। क्या ये 16 कहता है कॉस्ट टू सेल? तो अब आप मुझे बताएं 1 अप्रैल 2003 को फेयर वैल्यू कितनी होती? 6,50,000। तो फिर से रीवैल्यूएशन आ गई भाई, फिर से सरप्लस आ गया। कितने का आया? 5.5 लाख का तुम्हारे पास एसेट पहुंच चुका था। अभी कॉपी नहीं करना, बोर्ड पे देखो, लाख रुपए का सरप्लस आ गया। ऐसा ही है तो मैं यहां पर फिर से रीवैल्यूएशन सरप्लस ऐड कर दूं। 1 अप्रैल को कितने का आ गया? टोटल सरप्लस कितने का मुस्कुरा रहा है बैलेंस शीट में? 375। क्या एंट्री बनाओगे तुम लोग? 1 अप्रैल 2003 को क्या एंट्री बनेगी भाई? जल्दी बताओ सब बच्चे। सबसे पहले तो यही नेट रिप्लेसमेंट वाली और डेप्रिसिएशन ओ पीपी कितने से? जल्दी। हाँ हमने कहा 50 हुई थी ना अब तक की, और ये 2 लाख 2.5 लाख 250,000 है ना जी। और अब आपने कहा सर दूसरी एंट्री क्या बनाऊंगा? पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन कितने से? 1 लाख। मानते हो और जानते हो, पक्की बात है। बढ़ जाऊं क्या आगे? अब सब बच्चे इधर देखेंगे। 3,75,000 6.5 लाख पे आप यहां पर पहुंचे। अब आप इसको किस में क्लासिफाई कर देंगे? IFRS 5 में। इस दिन तक हमने 1 अप्रैल तक देखो ना रीवैल्यू भी किया, सही है। इसके हिसाब से ट्रीटमेंट की पीपी की। अब आते हैं क्या एंट्री बनाऊंगा? नॉन करंट एसेट सेल डेबिट और पीपी कितने से?
क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? अब हमने कहा आते ही मसला, क्या मसला? सब बच्चे इधर देखेंगे नौजवानों, आते ही मसला ये हुआ कि ये तो आप क्या कहता है, किस पे मेजर करोगे? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट इसके केस में 6.5। फेयर वैल्यू लेस कितनी थी वो? 50,000। तो अब हमने कहा इसको किस पे मेजर करना पड़ेगा? 6.5 लाख। भाई देखो ना, ये आया ना, तो हमने कहा IFRS 5 तो कहता है कि अब तलक अगर तुम मेरे पास आ गए हो तो मुझे आते ही किस में मेजर करोगे? लोअर पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट 6.5 और ये 6 लाख। 650 माइनस 50। तो सर ये एंट्री बुक कराएगा P&L डेबिट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। कितने से? 50,000। क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? अभी कॉपी नहीं करना, यहां तक हम क्लियर हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं सर? आगे बढ़ते हुए, बहुत कुछ करते हुए हम एक काम करने वाले हैं। क्या हमने कहा? क्या हम आते हैं, कह रहे 31 दिसंबर 2003 कंपनीज ईयर एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिलेवेंट। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी हो गई थी? 4 लाख। तुम्हारे पास एसेट कितने से मुस्कुरा रहा था? 6 लाख से। तुम मजीद इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करोगे केस ए में। केस ए के केस में आपने कहा 31 दिसंबर को 6 लाख की चीज 6.5 के लाए थे, 6 लाख कितने की हो गई है? 470 P&L डेबिट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितने से क्रेडिट? 31। अभी कॉपी नहीं करना, ये तो आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ। अब आगे आते हैं, असल शरारत है जिसके लिए ये सवाल था केस बी। अब आप रिवर्स कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं सर? रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन रिवर्सल करते वक्त क्या हो रहा है बताओ? हमने कहा सर रिवर्सल करते वक्त अमाउंट अब बढ़ रही तो कितनी बढ़ानी है? याद है कॉस्ट मॉडल या नॉर्मल केस में क्या हम एंट्री बनाते थे? वो उसको कहां तक रोकते थे रिवर्सल को? हिस्टोरिकल कॉस्ट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, है ना? यहां पर भी बिल्कुल वैसे, ये उससे ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है अभी समझाने लगा हूं, कोई कॉपी नहीं करेगा। हाँ ये अब आई, ये जब देखो रीवैल्यूएशन मॉडल है ना, तो सुनना, लोअर ऑफ ये कहता है सब कुछ वो ये रिवर्सल। हाँ रिवर्सल भी जब आपको करना है तो इसने कहा लोअर तक करना है। कितना? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बस ये शरारत करता है। दूसरे केस में सब इधर देख लेना नौजवानों, ये कहता है फिर आप आ जाना उसके ऊपर, वैल्यू एट विच ट्रांसफर्ड टू हेल्ड फॉर सेल, जो कि होगा रीवैल्यूड अमाउंट बिफोर ट्रांसफर, है ना सर? अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है। बिफोर ट्रांसफर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 6.5 लाख। मानते हो? तो हमने कहा अच्छा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है इस केस में? 8 लाख। तो अब हम रिवर्सल करेंगे तो किस वैल्यू पे करेंगे? 6,50,000। तुम्हारे पास एसेट इस और इस एंट्री के बाद कितने का हो गया था? 6 लाख का हो गया था। तो बेसिकली तो इधर देख लो, तुम रिवर्सल करोगे केस बी में। क्या रिवर्सल होगा? नॉन करंट एसेट डेबिट और कितने से? 50, क्योंकि सर 6 लाख का तो आपने पहले ही कर दिया था इसको, है ना? तो हमने कहा अब फिर 6.5 और 6 का डिफरेंस। अब यहाँ पर कॉपी नहीं करना, एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जा रहा हूँ। सर देखें, ये जब आप लगाएंगे ना रिवर्सल लोअर ऑफ में, और ये होगा रीवैल्यूएशन मॉडल में, किस में? तो ये ऑटोमेटिकली उसी इंपेयरमेंट को रिवर्स करवाएगा, जो
हम यहाँ पर आए थे तो हमने कौन सी इम्पेयरमेंट की थी? यही रिवर्स हो गई, क्योंकि अगर इसको पूरे यहाँ पर लेकर जाते तो तुम तो इसके अंडर आने के बाद भी इसको रिवैल्यू कर देते, तो IAS 16 में IFRS 5 में क्या फर्क हो जाता? इसीलिए इसने क्या किया, सही है, जो उसकी रिवैल्यूएशन अमाउंट थी, इसने कहा देखो IFRS 5 के आने के बाद ये ऑलरेडी रिवैल्यू होकर आया है, तो IFRS 5 में आने के बाद जो इम्पेयरमेंट आई है उसको तो रिवर्स कर दो, लेकिन उसकी उस फेयर वैल्यू से बढ़ा नहीं देना जिसमें लास्ट टाइम वो फेयर वैल्यू पे होकर आया है। ज़रा जल्दी से ये कॉपी कर लो, फिर हम इसके एक्सट्रैक्ट बनाएंगे और नमाज का लेंगे ब्रेक। पूरा बोर्ड बढ़ गया माशाल्लाह। बेटा क्यूमुलेटिव अगर इम्पेयरमेंट होगी ना तो फिर हम उसमें इसमें सिर्फ आप देखोगे IFRS 5 के अंडर केस क्या, जब ये लोड ऑफ वाला रूल याद रख लोगे ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अकाउंट फॉर हो जाएंगी। सही है सर, टेंशन ना ले। तो इफेक्टिवली रीवैल्यूएशन मॉडल की जिस्ट याद रख लें आप कि ये कहता है कि भाई IFRS 5 में आने के बाद जो है ना रीवैल्यूएशन मजीद ना होनी चाहिए। तो आप इफेक्टिवली जो इसकी इम्पेयरमेंट होगी क्यूमुलेटिव और IFRS 5 की वो सेम हो जाएंगे यहाँ पर। किस कदर आसान है ना सर। अगर मैं समराइज करूं, कॉस्ट मॉडल हो तो और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो रिवर्सल में कांस्टेंट है, वहां पर जो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आ जाती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने कहा वो होती है कि कभी एसेट ना हो। यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट का हमने कहा कॉन्सेप्ट को हमने चेंज किया और हमने कहा ये उस वैल्यू पे आ जाता है कि जिस पे आज ये जो फाइनल रीवैल्यू होके आया था, तो जो फाइनल आखिरी रिवैल्यूएशन अमाउंट होती है ना जिस पर जो बेसिकली ट्रांसफ़र की वैल्यू होती है उस पर। ठीक है सर। तो सर ये तो हमने ना इसका बेसिक और बुनियादी केस पढ़ लिए, कर लिया कॉपी, बढ़ जाएं आगे। वैल्यू एट विच ट्रांसफर्ड टू हेल्ड फॉर सेल, ब्रैकेट में लिखा है रीवैल्यूड अमाउंट। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। नहीं किया अभी तक। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलें सर, ये हमने बेसिकली अब तक 7 सवाल किए। आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ते हुए अगला जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो ये है कि अमाल का दारोमदार जैसे नीयतों पर है। आपने नीयत की थी बेचने की, एकदम से नीयत बदल गई, एकदम से नीयत बदल गई। अब सर एग्जाम्पल से बात समझाए ना, समझ बिल्कुल। आपने कहा हमारी कंपनी की एक बिल्डिंग थी, हमको उसको बेचना था, आप बिल्डिंग को बेचने निकले। अब आपके हिसाब से जो फेयर वैल्यू थी वो फेयर वैल्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त मुल्क में हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टियाँ जिसे इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं नहीं बिक रहे। हर चीज़ क्या हुई हुई है सर, स्टक हुई हुई है। अब आपने कहा इसको बेचने के लिए हमने अलग किया हुआ है लेकिन बिक ही नहीं रही, हो ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहे। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है, बोला कोई पत्थर पर लकीर थोड़ी है, कसम थोड़ी खाई है कि भाई अभी बेचने की नीयत कर ली तो अभी बेचें। हाँ नीयत पक्की थी, अब नीयत चेंज हो रही है। अब अगर नीयत तुम्हारी चेंज हो रही है तो तुमको कोई मसला थोड़ी है कि वापस पलट जाने पे IFRS 5 से। तो हो सकता है कि हम IFRS 5 में जाएं, पक्की नीयत कर कर जाएं और IFRS 5 से वापस भी आ जाएं। तो सर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अब ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर मैं IFRS 5 में चला गया था और अब मेरे को जो वापस आना है तो मैं क्या करूँगा? तो हमने इसको हम कहते हैं चेंज इन प्लान टू सेल। बेचने की नीयत थी, अब नहीं है, कोई मसला नहीं। आ जाओ। चलें सर, अब हम पढ़ रहे हैं इसको, सब बच्चे पहले मैं चाहता हूं कॉपी कर लें। IFRS 5 में मैंने कहा ना आपकी नीयत चेंज हो गई। आपने कहा भाई पहले बेचना था, अब जरूरत आप बड़ी यूज कर रहे हैं, आपने पूरी नीयत कर ली थी बेच दें। 1 महीना हो गया नहीं बिका, मार्केट में थोड़ी रिसेशन चल रही थी, आपकी मशीन आपको बेचनी थी। अब क्या हुआ सर? अब जब आपने कहा मैं वापसी मशीन जो है मैं बेचना चाह रहा था, मशीन नहीं बिकी, तब आपने कहा यार अब बिकी नहीं रही, पता नहीं आगे भी बिके ना बिके। एक ऑर्डर आ गया, अब आप कह रहे हैं यार बस वापसी कर लेते हैं।
तो स्टैंडर्ड कहता है वापसी कर रहे हो तो वापसी करते हुए ये रूल याद रखना, अगर IFRS 5 से वापसी कर रहे हो IAS 16, IAS 38, IAS 40, क्योंकि यूजुअली हमने कहा इसी में से चीजें आ रही होती हैं, है ना सर। IAS 40 का है कॉस्ट मॉडल। IAS 40 के कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है? IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो मॉडल होते थे मेरा चंदा, अगर आपको याद हो, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। तो इसने कहा वापसी करते हुए इन दो पे करना कि भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट, और हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट। अब इस चीज को जरा हम पढ़ते हैं और समरी से, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो, और फिर आगे बढ़ के इसका सवाल देखेंगे। कर लिया कॉपी? हाँ जी, अच्छा जल्दी करो कॉपी। Recording stopped. क्यों हो इतने स्लो कॉपी करने में भाई? डन, चले Recording in progress. चले सर। अब मैं आ रहा हूं फिर से समरी में, और समरी में अगर आप देखेंगे सबसे पहले पेज पे मुस्कुराते हुए आपको स्वागत कर रहा है आपका, चेंज टू दी प्लान, चेंज और टू दी प्लान ऑफ सेल। अगर आपने कहा बेचने का नियत नहीं है, अब आपने कहा अब इसको यूज करने की वापस हो गई। इफ IFRS 5 क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया नो लॉन्गर मेट, कब मेट नहीं होगा? जब आपने कहा सेल प्रोबेबल नहीं रही। प्रोबेबल क्यों नहीं रही भाई? बिक ही नहीं रहा, अब आपने सोचा वापस कर लें, या आपने कहा ऑर्डर आ गया, अब ऑर्डर को करना है, अब आपने कहा बिक भी नहीं रहा, नियत भी नहीं है, सही है। तो किसी भी वजह से जब आप वापसी कर रहे हैं IFRS 5 से, तो स्टैंडर्ड कहता है रुको जरा, सब्र करो। एंटिटी शैल सीज टू क्लासीफाई द एसेट एज और डिस्पोजल ग्रुप, डिस्पोजल ग्रुप को भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, एज हेल्ड फॉर सेल एंड शैल मेजर इट एट लोअर ऑफ its carrying amount before such asset was classified as held for sale, adjusted for any depreciation, amortization or revaluations that would have been recognized if the asset not been classified as held for sale, and its recoverable amount at the date of the subsequent decision not to sale। अब सर जो इसने पहला पैराग्राफ दिया है ना, its carrying amount before such asset was classified as held for sale, adjusted for any depreciation, amortization और revaluation, तो ये बेसिकली इसने बात कर दी हिस्टोरिकल कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर की डेट कौन सी है? ट्रांसफर टू IFRS 5। तो मैं इसको जरा और एक्सप्लेन कर दूं कि ये ट्रांसफर की डेट कौन सी है? ट्रांसफर टू IFRS 5, जो कि हमने पिछले केस में देखी थी, है ना जी। तो आ जाए अब, और हमने कहा अगली चीज क्या थी? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम IFRS 5। recoverable amount on date of transfer from IFRS 5। आ जाएं सर, आ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा सर ये कॉन्सेप्ट की हमें समझ लगेगी जब हम किस में आ जाएंगे? सवाल की तरफ। तो अब हैंड आउट के हम सवाल नंबर 8 पे आएंगे। सवाल नंबर 8, The Smith Company classified an asset as being held for sale on 31 December 2006. Asset had been purchased for a cost of rupees 1.2 million on 1 January 2004, and then had a remaining useful life, then had a 12-year useful life. On 31 December 2006, its carrying amount was 9 lakh. Its fair value was 8,60,000 and expected sale cost were 20,000। सही है सर।
फिर हमने कहा 31 दिसंबर 2006 को उसने हमें कैरिंग अमाउंट बता दी, उसका शुक्रिया। और उसने कहा जिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी 2,20,000। अब आते हैं 31 दिसंबर 2060, द बोर्ड ऑफ स्मिसिक हैव फेल्ड टू सेल दी asset during 2007, decided to reverse the original decision and therefore used the asset in business. At 31 December 2007, the asset had a fair value of 8,10,000 and expected sale cost were rupees. Director estimate that annual cash flows relating to the asset would be 2 lakh पर ईयर फॉर अगले 6 साल। अफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज नॉट, डिस्काउंटिंग का अफेक्ट भी मटेरियल नहीं है, और हमने कहा ये है। तो अब सब बच्चे इधर देख लें, सवाल को एक दफ़ा फिर से पढ़ लें ताकि आप हजरात हो जाएं क्लियर, क्रिस्टल वाले। चलिए सर देख लिया, चलिए अब आए सर सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल की तरफ हम सब गामजन हो रहे हैं, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। सर हमने कहा कहानी कब से शुरू होगी, 31 दिसंबर 2006। एक एमसीक्यू होता था जो कि मैं तुम्हें कराता था, लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा इम्पेयरमेंट में, मुझे पूरा यकीन है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, जिनको मैंने नहीं पढ़ाया उनका तो अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने भी, इनके टीचर ने, सब टीचर अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं बात पढ़ाई होगी, लेकिन आप भूल जाते हैं। अभी समझ में आएगा। सर देखें, मुझे बताएं, सब बच्चे बताएंगे ये बात, जो कि हमने कहा 31 दिसंबर 2006 को अगर मैं हूं और 31 दिसंबर 2006 को इसने मुझे कैरिंग अमाउंट कितनी दे दी, सब बच्चे बताएं। 9 लाख कैरिंग अमाउंट कितनी दी है, 9 लाख। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी दी है, 8,60 और 20, 8,40। अब मुझे बताओ ये एसेट इंपेयर हुआ या नहीं हुआ, हो गया? नहीं सर, यही अब सुनिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ। ये कॉन्सेप्ट नहीं भी होगा तो इंशाल्लाह आपको अभी समझ में आ जाएगा, और फिर इम्पेयरमेंट तो वैसे भी हमारे सिलेबस में है ही है। स्टैंडर्ड कहता है, इफ, इसको लिखना कॉन्सेप्ट को कहीं, फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उस केस में वैल्यू इन यूज इज रिकवरेबल अमाउंट। ये एक एमसीक्यू था FAR 1 में, जो मैंने करवाया भी था, कि वो पूछता है कि बताओ। और ये एक कॉन्सेप्ट, इसी का अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या है मेरा बच्चा, सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। सही है सर? अच्छा याद है, चले अच्छी बात है। इफ, अगली चीज जो सर में, वैल्यू इन यूज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर वैल्यू इन यूज डिटरमाइन नहीं होती तो मुझे बताएं, याद है ना बेटा, बताएं, फेयर वैल्यू होगी रिकवरेबल अमाउंट, यस या नो? फेयर वैल्यू होगी रिकवरेबल अमाउंट? नो सर, बिल्कुल ठीक। हमने कहा देन फेयर वैल्यू will not be equal to recoverable amount। उसने कहा देखो भैया, अगर फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते कोई मसला नहीं है, वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट है। लेकिन अगर वैल्यू इन यूज नहीं निकाल सकते तो फेयर वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट नहीं है। इसके पीछे की लॉजिक क्या है? इसके पीछे की लॉजिक ये है कि भैया देखो, अगर एक एसेट तुम्हारे इस्तेमाल के ही काम के नहीं है, तुम उसकी नहीं निकलवा सकते, नहीं निकाल सकते, तो उसकी यार फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? मार्केट में क्या वैल्यू होगी? तो भाई जब, क्योंकि मार्केट भी वैल्यू किस चीज़ के हिसाब से निकालती है? यूजुअली अंदाजे के हिसाब से, कि इतना जो है हमें भैया ये एक वर्दी चीज़ है। अब तुम खुद ही नहीं निकाल सक रहे कि कितना
इस्तेमाल से बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा भैया ये एक तरफ फॉरवर्ड है, फेयर वैल्यू नहीं है, वैल्यू न्यूज। बराबर वैल्यू न्यूज है, क्योंकि ज़्यादातर तो वैल्यू न्यूज तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वरना तो 90% एसेट आप और मैं मोबाइल लें, हमने कहा उसकी फेयर वैल्यू यूजुअली क्या हो जाती है, कम, लेकिन वैल्यू न्यूज़ उसको बचा देती है ना। जब तुम वैल्यू न्यूज़ नहीं निकाल पा रहे कि इस्तेमाल से कितने बेनिफिट देगा, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर बाहर में जाए ऐसी चीज़ की फेयर वैल्यू, फिर बाहर में जाए ऐसी जिसकी तुम वैल्यू न्यूज़ ही नहीं निकाल पा रहे। तो बेसिकली स्टैंडर्ड ने कहा असल चीज़ होवे है वैल्यू इन न्यूज़। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? तब मुझे बताओ 31 दिसंबर 2006 को भाई इसको मैं किस पे ट्रांसफ़र करूँगा, 9 लाख पे करूँगा या 8,40,000 पे? सब बच्चे बताएंगे ये एसेट 31 दिसंबर 2006 को किस पे क्लासिफाई होगा, 9 लाख या 8,40? 9 लाख बिल्कुल ठीक है सर। क्यों 9 लाख? क्योंकि हमने कहा फेयर वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते। तो आ जाए सर, क्या एंट्री बनेगी? और फेयर वैल्यू हमने कहा एंट्री बनेगी, हाँ लेकिन ये रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं ना, कॉस्ट मॉडल है नॉर्मल। हाँ अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो मैं इसको फेयर वैल्यू पे लेकर आता। क्या ये रीवैल्यूएशन मॉडल है? नहीं। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितने से? 9 लाख। अच्छा टोटल वैसे एसेट था कितने का मुझे बताओ? 12 लाख का था। तो आप कहेंगे पीपी 12 लाख और इसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 3 लाख। ये आपने एंट्री बना ली, ठीक है सर। सर फिर क्या करूंगा? अब तुम इसको लेकर आ गए। अब IFRS 5 क्या कहता है, मेजर किस पे करना है? लोअर ऑफ। IFRS 5 की क्या रिक्वायरमेंट है? लोअर। नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या है? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट। मानते हो? तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? हमने कहा सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 8,40। तो अब हो जाएगा इम्पेयर P&L डेबिट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट कितने से? हमने कहा 9 लाख माइनस 860 माइनस 20 दैट इज 60,000। मान गए हो? सर हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत होती है जब ठान लिया जाता है, लेकिन आपकी यहाँ पर हार नहीं होगी। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? वो भी क्रिस्टल वाला, पक्की बात है। चलें सर फिर और आगे बढ़ूंगा, कॉपी कोई नहीं करेगा, अभी रुक जाओ। हाँ ये चीज़ अगर कॉपी नहीं की तो ये कॉपी कर लो, जल्दी से ये कॉपी कर लो ताकि मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि ये फेयर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, अब हम रिवर्सल की तरफ बढ़ रहे हैं। Recording stopped. सर तो ये वाला जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ये कहाँ काम आ रहा है? इसमें तो अभी नहीं यूज हुआ ना। हाँ इसमें हुआ ना चंदा। इसमें देखो ना, जब वैल्यू इन यूज नहीं निकाल सकते तो हमने इसकी जो फेयर वैल्यू थी उसको रिकवरेबल अमाउंट, अगर हम इसको रिकवरेबल अमाउंट समझ जाते तो हम फिर इसको पहले इम्पेयर करते। हाँ ये कर लियो कॉपी, ये वाली चीज़ तो फिर मैं मिटा दूंगा। ये चले सर बढ़ जाऊं आगे। देखो IFRS 5 बेटा शाफे रिकवरेबल अमाउंट की बात ही नहीं करता, वो हमेशा बात करता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की। वो रिकवरेबल अमाउंट के कॉन्सेप्ट को डील ही नहीं करता है। Recording in progress. चले जी, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मेरा बच्चा ये मिटा रहा हूं मैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कैसे हुआ? क्योंकि हमने इम्पेयर, अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता तो हम इसको यहाँ पर इम्पेयर कर देते ना I16 के हिसाब से। हमने I16 के हिसाब से इसको इम्पेयर नहीं किया, पहले हम लेकर आगे बाद में इम्पेयर किया, क्योंकि हमने कहा फेयर वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट के बराबर नहीं होती है एज पर IAS 36। सही है, अगर होती बराबर तो ये इम्पेयर था यहाँ पर ही, लेकिन हमने ला कर इम्पेयर किया क्योंकि IFRS 5 रिकवरेबल अमाउंट को कंसिडर नहीं करता। वो कहता है मेरे वैल्यू न्यूज मेरे किस काम की। अब आए सर सवाल में आगे बढ़ जाते हैं और कह रहा है ये शख्स चिल्ला चिल्ला के हमसे क्या, और 31 दिसंबर 2007 the board of SMISIC have failed to sell the asset during 2007, decided to reverse the original decision and therefore use the asset in business. At 31 December 2007 asset had a fair value of 8,10,000 and expected sale cost of 20,000. Directors estimate that annual cash flows relating to the asset would be 2 लाख पर ईयर फॉर अगले 6 साल। अफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज नॉट मटीरियल। ये लाइन क्यों गिवन है?
कि भाई तू रेट के चक्करों में नहीं पढ़ना, तू रेट के चक्करों में नहीं पढ़ना और बगैर रेट के चक्करों में पढ़े हुए तू इस सवाल को कर ले। अब इधर देख लेना सब बच्चे, बहुत सिंपल है आपकी सोच से ज़्यादा। अब तुम जिस दिन ट्रांसफ़र कर रहे हो, देखो यहाँ पर आ गया 31 दिसंबर 2006 को, इसके बाद तुमने 9 लाख का था, ये कम करके तुम इसको कितने पर कर दिया तुमने टोटल 840। अब 840 पे पड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। अब हमने कहा इस दिन जब इसको रिवर्स मारोगे तो ये वाला रूल आ जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूड अमाउंट, तो ये रीवैल्यूड अमाउंट तो है नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, तो रिकवर्ड अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब आ जाते हैं, पहले ये चीज़ आसान है, पासिंग मार्क्स अप्रोच। रिकवर्ड अमाउंट में हमने कहा एक होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो उस दिन आप देखो इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सवाल में देवेंगे में कितनी बन रही है भैया, हमने कहा 8 लाख 10 माइनस 20 कितना हो गया भैया, जल्दी बताओ, 7,90,000 है ना सर। और हमने कहा रिकवरेबल वैल्यू इन यूज कितनी है, इसने कहा 1 लाख 1 साल जो है 2 लाख रुपए का बेनिफिट है, और अगले 6 साल इसने कहा प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तुम, वैल्यू इन यूज यूजुअली प्रेजेंट वैल्यू होती है, लेकिन इसने कहा कि इग्नोर मार, हमने कहा मार देते हैं हमारे एक बला से, तो 1.2, तो रिकवरेबल अमाउंट तो आ गया 1.2 है ना सर, ये हो गया 1.2 मिलियन, मानते हो। अब आते हैं सर, अगर ये एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही होता तो क्या होता, सब बच्चे इधर देख लेंगे, नौजवानों, अगर ये एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही होता तो हमने कहा कॉस्ट कितनी थी भैया 1.2 मिलियन, और इसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब लिया था 2004 में, 4 5 6 7 4 साल से अगर ये डेप्रिशिएट हो जाता तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 कितना हो गया, तो टोटल आंसर कितना आया। तो अब आप मुझे बताओ, रिवर्सल करेंगे लोअर ऑफ, और मतलब इसको ट्रांसफर करेंगे एट लोअर ऑफ 8 लाख और 1.2, तो लोअर क्या है भैया, लोअर क्या है सर, इसमें क्या हायर ऑफ है, किसमें, नहीं सर इसका, हाँ रिकवरेबल अमाउंट तो चंदा हायर ऑफ है ना, रिकवरेबल अमाउंट तो क्या है सर हायर ऑफ है। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप लोग मेरे साथ हो तो प्लीज एक दफा कहते हैं सीसी, Recording stopped. नहीं कह रहे सर ये लोग सीसी। देखें टीचर जो होता है ना उसको आप लोगों का सीसी सीसो ये सब बहुत बहुत अच्छा होता है। चलें सर फिर सुन लें, हमने कहा 840 पे था, अब भाई फिर से डालने 16 में, तो स्टैंडर्ड IFRS 5 ने कहा रुको जरा सब्र करो, 16 में डालने से पहले मेरे पास आओ, और अब लो जब तुम इसको ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर से पहले ये वाली वर्किंग करोगे, ट्रांसफर करते हुए ट्रांसफर करोगे उस वैल्यू पे जो कि होगी लोड ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तुमने हिस्टोरिकल कॉस्ट निकाली कि अगर ये एसेट कभी इम्पेयर्ड रीवैल्यू ट्रांसफर वगैरह नहीं होता तो आज ये 12 लाख का था, 4 साल डेप्रिशिएट होता, 31 दिसंबर 2007 थे, तो 1 जनवरी 4 को लिया था, 31 दिसंबर 2007 को 8 लाख का मुस्कुरा रहा होता बैलेंस शीट पे, ऐसा ही है। और फिर हमने कहा रिकवर अमाउंट उसका था 1.2, तो लोअर आ गया 8 लाख, आपके पास बुक्स में पड़ा हुआ है कितने पे 8,40,000। अब हम क्या करने जा रहे हैं सर, इधर देख लें, हम करने जा रहे हैं पहले इसको मजीद 31 दिसंबर 2007 को मजीद ये इम्पेयर हो जाएगा, कितने से इम्पेयर होगा जल्दी से बताओ, P&L डेबिट और 40,000 से, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट कितने से 40,000, मानते हो सर 840 माइनस 8 लाख, सही है सर। तो हमने कहा 840 माइनस 8 लाख, और फिर हमने कहा इसको ट्रांसफर कर देंगे पीपी डेबिट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट 8 लाख। तो सर फिर पूरे सवाल को अगर समराइज करूं कॉन्सेप्ट को, जब भी आपको IFRS 5 से वापसी लेकर जाना हो IAS 16 में, IAS 38 में, IAS 40 में, ये कॉन्सेप्ट आएगा। कॉस्ट मॉडल पर अगर एसेट है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो वही लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट
जब ये IFRS 5 में आया था, रीवैल्यूड अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, जब ये ट्रांसफर होता है उस दिन क्या रीवैल्यूड अमाउंट होता। तो आए सर, अब हम आ जाते हैं और हमने कहा अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये सवाल सबको क्लियर हो गया? लिख दें CC। जी बेटा, एक बच्चे ने कहा कि मैंने सर एक कंपाउंड एंट्री अगर मैं बता दूं, PP डेबिट कर दूं 8 लाख, PNL 40 से और नॉन करेंट हेल्ड फॉर सेल 840 से, तो सही है। सही है सर? 840 बेटा, हम इसको लाए थे, 860 का एसेट था, इसने बताया इस दिन 20 की। सही। साफे रुक जाएं, सब आएंगे, टेंशन ना लें, सब आएंगे, रुकें ज़रा। तो सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास का नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक है। अब हम जो एंड में 10 मिनट बात करते हैं, अदर देन जो हमने एक ऑफ टॉपिक शुरू किया। तो आज एक अच्छी सी बात आपको बताऊंगा, लेकिन कभी हम क्लाइंट की बात करेंगे, कभी आपके फ्यूचर के हवाले से, कभी बाहर की मार्केट, और कभी हम जो बात करेंगे वो बात होगी, क्या बात होगी सर? वो बात होगी कोई प्रॉपर रिलीजियस या एथिकल बात, ऐसी कोई ना कोई स्टोरी। तो आज के सर जो मैं अच्छी बात करने वाला हूँ आखिरी के उसमें, ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब तक जो हमने IFRS 5 पढ़ा है। अगले जब हम हफ्ते में मिलेंगे तो इंशाल्लाह कहानी को यहीं से आगे लेकर जाएंगे, पूरा रिवाइज करेंगे। तो आज की अच्छी बात, एक रिसेंट लाइफ लेसन कह लें, कुछ भी कह लें। अक्सर कभी कभी हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं क्योंकि हम ऑडिटर हैं, तो हमारी आदत है। अनफॉर्चुनेटली जब आप ऑडिट फर्म में अभी जाएंगे, काम करेंगे, कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो हम और आप बहुत ज़्यादा शक्की हो जाते हैं, है ना सर? हर चीज़ पे शक, जिसको कहते हैं बदगुमानी, वैसे ही अच्छी चीज़ नहीं है इस्लाम में। अब सर सीन सुनिएगा। कल मैं जाहिद नियारी, जो बच्चे कराची में वो जानते, जो कराची में नहीं कराची हैं तो ज़रूर जाहिद नियारी जाएँ। सही। जाहिद नियारी तारिक रोड पे दोपहर में रोटी ले रहा था, मतलब तो रोटी देते हुए यार मैंने एक लाइन थी, लाइन देखी और मैंने कहा कि यार लाइन, एक बंदा टोकन ले रहा है कि बोले आप लाइन में लग जाओ ना, कटवा के, मतलब आप पैसे कहीं और दे रहे हो, हम लाइन में लगे हुए। मैंने सोचा लाइन में तो कोई भी घुस सकता है पैसे दिए बगैर भी। तो मेरे ऑडिटर दिमाग निकाले, ये तो कंट्रोल वीकनेस है भाई, मैं आऊँ 100 रोटियाँ ले लूँ। सही है, 20 रुपए की एक रोटी हो गई। तो मैंने कहा भैया मैं तो ठीक ठाक जो है इनको चूना लगा सकता हूँ अगर मैं वो करूँ, लेकिन मैंने कहा कि भाई जो है ना ये कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो मैंने कहा ये तो मेरे दिमाग में क्या, ये तो इनको बोलूँ भाई क्या कर रहे हो यार। फिर मुझे एकदम से एक कहानी याद है जो कहीं मैंने शायद सुनी थी, पढ़ी थी। वो कहानी बहुत अच्छी थी, जो हम सब के लिए कहीं ना कहीं सबक है कि हर चीज़ को देखने का एक दूसरा पहलू होता है। कहानी ये थी कि इसी तरीके से एक जो है ढाबा था एक फैक्ट्री के पास, और उस ढाबे पे रोज़ सुबह एक वो फैक्ट्री के मुलाजमीन 8 बजे ऑफिस आ जाते थे, और जाहिर सी बात है आपकी तरह लेट उड़े होते थे, नाश्ता वाश्ता करते नहीं थे। तो फिर वो 10 बजे जाते, जब ब्रेक टाइम होता था उस टाइम पर ढाबे पे जाकर चाय वाय पीते थे, और आप और मैं जैसे हम ढाबे पे बैठ के बिजनेस प्लान बनाते हैं, वो भी बिजनेस प्लान बना रहे होते थे। तो 5-6 लोग दोस्तों का एक ग्रुप था, वो बिजनेस प्लान भी बनाता था और वो देखता भी था। वो देखता था कि यार एक बंदा रोज़ आता है, रश के टाइम पे ऑर्डर देता है, खाना खाता है और पतली गली से निकल जाता है, पेमेंट नहीं करता। तो उन लोगों ने 1-1.5 महीना देखा, बोला ये बंदा तो रोज़ ये कर रहा है, रश का फ़ायदा उठाता है, रश के टाइम पे आता है खाए बगैर। क्योंकि कभी आप ढाबे पे भी चले जाए ना, होटल पे, तो आप देखें सर ढाबे पे भी ढाबे वाला पठान जो होता है ना, उसका कैश पे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता है। आप खुद पैसे दे दें तो दे दें, नहीं तो आप स्लिप भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यार उन दोस्तों ने भी देखा कि आदमी 1.5 महीने से चूना लगा रहे हैं होटल के मालिक को, खा रहा है पी रहा है और पतली गली से निकल रहा है। वो होटल के मालिक के पास गए और उन्होंने होटल के मालिक को कहा कि यार ये आदमी जो है ना रोज़ आता है तुम्हारे यहाँ पे ना, खाना खाता है, रश का फ़ायदा उठाते हैं और निकल जाते हैं, हम 1.5 महीने से इसको देख रहे हैं। होटल के मालिक ने कहा बेटा मैं इसको 1.5 साल से देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं कहता। बोला क्यों? बोला मैंने इंक्वायरी की, बेचारा ऐसे ही होमलेस सा पर्सन है। तो मैंने कहा यार इसका खाने का इंतज़ाम ना अल्लाह ने लिखा हुआ है यहाँ पर। बोलता है हो सकता है कि मेरी होटल में रश ही इसीलिए पूरा लगता हो कि ये आए बेचारा, खाए और चुपचाप निकल जाए। तो बोला यार मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने अपने स्टाफ को भी बोला है कि इसको महसूस भी ना होने दो
कि हम इसको ऑब्जर्व करें, बोला ये आए जाए इसको जाने दो, मतलब जैसा चल रहा है। तो आप देखिए, एक मेरा और आपका ऑडिटेड जहन कहता है कंट्रोल वीकनेस। होटल का मालिक क्या कह रहा है, यार हो सकता है इसी की वजह से अल्लाह रश लगवाता हो, क्योंकि उसने तो सबके रिस्क का वादा किया हुआ है ना। तो कभी कभी जो चीज़ों को हम अलग एंगल से भी सोचें, ये नहीं कह रहा कि हम कंट्रोल वीकनेस जाने दें, लेकिन सर कहीं ना कहीं अल्लाह ने रिस्क का इंतज़ाम किया हुआ होता है, कहीं छोटा मोटा नुकसान हो जाए, टेंशन ना लें। बोले यार हो सकता है अल्लाह ने इसके ज़रिए किसी का रिस्क लिखा हुआ हो। क्योंकि मैं आपको एक्चुअली एक और छोटी सी बात बता दूं इसी से रिलेटेड, बीच में कुछ हुआ ये कि यार अभी आज से कोई 1-1.5 साल पहले मेरे घर में एक के बाद एक चीज़ ख़राब हो रही है। मतलब यार कुछ नहीं ना, तो आपको पता है लड़के इमेजिनरी क्रिकेट खेलते हैं अक्सर, बैट पर उठा के, तो मेरे घर में एक बैट है, पता नहीं क्या हुआ, कौन सा सीज़न चल रहा था, शायद वर्ल्ड कप 2021 था। तो मेरे पास भी इमेजिनरी बैट था, मैंने हल्का सा उस पर पुल शॉट मारा इमेजिनरी, और वो पुल शॉट लग गया टीवी पे, टीवी की LCD टूट गई। फिर फ्रिज के अंदर कोई मसला, फिर किसी और चीज़ के अंदर कोई मसला। तो मैंने कहा यार बहुत सारा नुकसान हो रहा है ये तो। मैं थोड़ा सा, मैंने कहा यार ये तो अल्लाह रहम करे, या तो कोई हराम चीज़ खा पी रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, हराम अल्लाह ना करे आमदनी आ रही, क्या है। तो मैं थोड़ा परेशान था। मेरी अम्मा ने देखा, बोला बेटा परेशान क्यों है। मैंने कहा अम्मा समझ में नहीं आ रहा, एक के बाद एक नुकसान हो रहा है यार घर में। अम्मा ने कहा देख इसको इस एंगल से देख कि हो सकता है, अच्छा उन दिनों ईद भी करीब वरीब तो कुछ ऐसा कोई इवेंट कुछ ऐसा था ना, ईद थी या कुछ था। तो अम्मा ने कहा कि बेटा हो सकता है अल्लाह ने तेरे जो है जो तुझे रिस्क मिल रहा है उस रिस्क से किसी और को रिस्क भी पहुंचाना हो, तो अल्लाह ने पूरा निज़ाम बनाया हो कि जब तक तेरा नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा, तो उसको रिस्क कैसे मिलेगा। तो बोला बाज़ दफ़ा ये अल्लाह की, अम्मा ने मुझे कहा अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि कभी कभी मतलब अगर सब चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चलें और आपका कोई खर्चा वर्चा इस किस्म का ना हो, तो अगले को रिस्क कैसे मिले। हम बीमार ना हो तो डॉक्टर का रिस्क कैसे मिले। सही है सर। तो कुछ ना कुछ अल्लाह को तो निज़ाम चलाना है ना सर। तो हर चीज़ को देखने का एक अलग पहलू होता है। एक और बात, चलें यहाँ पर आ गए तो मैं एक और बात इसके साथ ही कह दूँगा, आखिरी बात है। अब जैसे वही बात, मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, तो फ्लैट में जाहिर सी बात एक मेंटेनेंस होती है। तो मैंने बीच में यार देखा फ्लैट में जाहिर सी बात लगता है, मैंने कहा इतने सारे लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे और मैनेजमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेती। तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने कहा ये तो ज़्यादती है, मैं पागल हूँ, मेंटेनेंस दे रहा हूँ हर महीने बाकायदगी से, और मैंने कहा जब एक्शन ही कोई नहीं लेना तो मैं क्यों दूँ। थोड़ा सा जज्बाती हो गया मैं। तो मैंने अब्बा को बोला, अब्बा को यार कोई एक्शन कोई इनके खिलाफ लेता नहीं है तो हम भी इस महीने से मेंटेनेंस नहीं देंगे। अब्बा ने कहा बेटा पता है पड़ोसियों के कितने हुकूक हैं इस्लाम में, कल कला कोई जो मेंटेनेंस नहीं देते ऊपर पकड़े गए ना कि इनकी वजह से जो पड़ोसियों को डिस्टर्बेंस आ रही है, ट्रबलेंस आ रही है, कि बिल्डिंग में पैसे कम जमा हो रहे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं, तो तू भी इनके साथ खड़ा होगा। अब्बा ने कहा देख ले, अगर तू ऊपर इनके साथ खड़ा हो सकता है पड़ोसियों के हुकूक की मतलब जो हक तलफी करके, तो सही है मेंटेनेंस जमा नहीं करा, वरना करा दे। तो कभी कभी बुज़ुर्ग आपको कोई ना कोई आपको कोई दूसरी पिक्चर दिखाता है और आपका एकदम से व्यू क्या हो जाता है, चेंज। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में थर्सडे को 6:45 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कोई सवाल है तो मैं कर दूँ बेटा, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लें वहाज। अभी जो है ना सुकून में ज़िंदगी गुजारें, टेंशन ना लें। अच्छा एक सवाल आया है, सवाल ले लेता हूँ बेटा। पहले इम्पेयरमेंट लॉस IF5 से IS16 में वापस ट्रांसफ़र कर रहे होंगे हम, तो ट्रांसफ़र करते हुए शाफे ये वाला रूल रखना है, लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। सही है सर। और इस केस में अच्छा शाफे ने कहा सर आपने तो कहा था IFRS 5 में वैल्यू इन यूज़ नहीं होती, इस केस में वैल्यू इन यूज़ हो जाती है रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।